जरा सा देखिएगा, ध्यान से इधर समझिएगा। कांग्रेस की उत्पत्ति कैसे कैसे हुआ और किस किस प्रक्रिया से हुआ, ये सब यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिएगा, फर्स्ट स्टेप में आते हैं कांग्रेस के इतिहास के बारे में। तो कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.ओ. हुम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ए.ओ. हुम के द्वारा किया गया था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, इन्हीं ये जो ए.ओ. हुम है, इन्हीं को बोला जाता है हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। ए.ओ. हुम को किस नाम से जाना जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला। याद रखिएगा इस बात को, परीक्षा में पूछता है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? तो ए.ओ. हुम को कहते हैं। अब देखिए अगला स्टेप में, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। वास्तव में क्या था कि ये जो पहला अधिवेशन जो पुणे में होने वाला था, लेकिन होता क्या है कि वहाँ पर प्लेग की बीमारी फैल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लेग की वजह से वहाँ का अधिवेशन बदल करके मुंबई में किया जाता है, जहाँ मुंबई में एक जगह है तेजपाल भवन में, उसी में किया जाता है। ठीक है, अगला स्टेप में आते हैं। इसका प्रथम अध्यक्ष जो थे W.C. बनर्जी, या कहीं कहीं बिमल चंद्र बनर्जी या W.C. बनर्जी देगा। ठीक है, अब देखिए कहता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। एग्जाम में पूछता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो याद रखिएगा टोटल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। अब देखिए आगे आते हैं कांग्रेस के प्रारंभिक इतिहास में। कांग्रेस के प्रारंभिक इतिहास कब से कब तक चला है? जिसे देखा जाए तो कांग्रेस को 3 चरण में बांटा गया है। प्रारंभिक इतिहास एक होता है आपको, दूसरा इतिहास, उसके बाद तीसरा चरण आ जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक चरण में आते हैं तो 1885 से 1905, कहीं कहीं 1906 भी देता है। ठीक है, कहता है इसमें प्रारंभिक इतिहास में उदारवादी युग का प्रारंभिक राष्ट्रवाद का युग कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। उदारवादी मतलब कहने का अर्थ ये है कि मेल मिलाप का नीति, लड़ाई झगड़ा मारपीट वाला नीति नहीं, मेल मिलाप से स्वतंत्रता को प्राप्ति करना चाहते थे, उसी को उदारवादी नीति कहा गया। ठीक है, जैसे उदारवादी नीति में प्रमुख नेता देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी थे, जो बहुत अच्छे नेता थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा था, जिसमें इन्होंने धन के निष्कासन के सिद्धांत के बारे में चर्चा किया था। एक्चुअली में क्या था कि धन के निष्कासन के सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि सन 1885 से 87 के दौरान ये पुस्तक लिखे थे, तो उन्हीं में उन्होंने बताया था कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है मात्र 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। तो उसी पुस्तक में इन्होंने ये वर्णन किया है कि भारत के प्रति व्यक्ति आय के बारे में, और भारत के लोगों में क्या हो गया कि राष्ट्र के स्वतंत्रता के प्रति इस बहुत ऐसे पुस्तक जो लिखा गया है जो स्वतंत्रता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इसमें कहता है कि R.C. दत्ता ने भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक लिखा था। तो किसने लिखा था? तो R.C. दत्ता ने लिखा था, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए आगे आते हैं, तो कहता है कि 1885 से 1905 तक, 1885 से 1905, कहीं कहीं 1906 भी देगा। ठीक है, जो ए.ओ. हुम जो थे कांग्रेस के महामंत्री रहते। ए.ओ. हुम जो थे कांग्रेस के महामंत्री कब से कब तक रहे थे? तो 1885 से 1905 तक रहे थे। अब जरा सब देख लीजिएगा, यहाँ पर नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। कहता है कि प्रारंभ में इसका नाम, जो कांग्रेस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका प्रारंभ में नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय, प्रारंभ में इसका नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम रखा गया था। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने विचार सुझाव दिया और इसका नाम बदल करके क्या रखा गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। एग्जाम हॉल में पूछता है, परीक्षा में पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया? तो आप वहाँ पर टिक की क्या कीजिएगा? तो दादा भाई नौरोजी कीजिएगा। अब आगे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के समय अगर पूछेगा कि भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। अगर ये बात पूछ दिया कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो ग्लेड स्टोन था। याद रखिएगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया, तो उसमें भारत का वायसराय पूछेगा कौन था? तो आपको एकदम सिंपल बोलना है, क्या? लॉर्ड डफरिन था। और इसको ब्रिटेन का प्रधानमंत्री यदि पूछ दिया जाए तो ग्लेड स्टोन बताएंगे। ठीक है, अब देखिए वायसराय यहाँ पर ध्यान रखना। वायसराय कब हो गया था? तो जब 1858 के एक्ट आया था, उसी समय से पद को चेंज कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था, जो डायरेक्ट ब्रिटेन के सम्राट के उत्तरदायी होता था वहाँ के। अब आते हैं, तो राष्ट्रवाद का द्वितीय चरण होता है 1905 से लेकर के 1917 ईस्वी या 1919 ईस्वी कहीं कहीं देता है। देखिएगा 1905 के बंगाल विभाजन के साथ उदारवादी नीति के असफलता के कारण इसी क्रम में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी नीति का विचारधारा उभा हुआ।
मतलब कहने का अर्थ ये है यहाँ पर कि जब 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने यह निर्णय लिया कि भारत से बंगाल को अलग कर देंगे, तो उस स्थिति में भारतीय लोग में काफ़ी आक्रोश उत्पन्न हुआ। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जब भारत से बंगाल को अलग करना चाहता था तो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, उस स्थिति में वो चाहता था, ये साबित करना चाहता था कि प्रशासनिक व्यवस्था में काफ़ी दिक्कत होती है। तो उस आधार पर उसने प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए, यहाँ पर ये बताता है कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया। लेकिन वास्तव में इसका तर्क ये नहीं था, वास्तव में इसका तर्क ये था कि उभरता हुआ जो क्रांतिकारी विचारधारा था उसको तोड़ना था। समझे बात को, उभरता हुआ क्रांतिकारी विचारधारा को तोड़ना था। अब देखिए, कांग्रेस के उग्रवादी लक्ष्य क्या था, इसका भी लक्ष्य वही था, स्वराज की प्राप्ति करना, स्वराज को प्राप्ति करना था। अब देखिए, कहता है कि प्रमुख कांग्रेस नेता, कांग्रेस के जो उग्रवादी नेता थे उसके बारे में, तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इन्हीं को बोला जाता है लाल बाल पाल। इन्हीं को क्या बोला जाता है, लाल बाल पाल। ये उग्रवादी नेता थे। ठीक है, उग्रवादी मतलब समझिएगा डायरेक्ट क्रांतिकारी, जो ये समझौता की बात नहीं करते थे, डायरेक्ट आंदोलन की बात करते थे, उसी को उग्रवादी नेता कहते थे। अब देखिए, अरविंद घोष ने उग्रवादियों की नीति की आलोचना करते हुए एक पुस्तक लिखा था, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक पुस्तक लिखा था। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो अरविंद घोष ने लिखा था। कभी आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि अरविंद घोष किस सदस्य के सक्रिय नेता था, तो उग्रवादी थे। समझे, उदारवादी नहीं, उग्रवादी थे। ठीक है, चलिए ये आपको यहीं तक आपको समाप्त करते हैं। अगला वीडियो पार्ट 2 फिर से आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।